माँ बाप का त्याग और स्वार्थी बेटा। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ऐसी कहानी आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। सुरेश जी और उनकी पत्नी शीला देवी अपने गांव से मुंबई शहर में अपने बेटे बहू के पास आए हुए हैं। उनका इकलौता बेटा रवि मुंबई शहर में ही एक अच्छी नौकरी करता है और वह अपने ऑफिस के काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता है, जिसके कारण अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता। दरअसल सुरेश जी और उनकी पत्नी इससे पहले गांव में ही रहते थे। बेटे रवि की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हुई। जब बेटा रवि बड़ा हुआ तो उसकी अच्छी शिक्षा के लिए पिता ने शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। अब बेटा शहर में ही रहकर पढ़ाई करने लगा। रवि के पिता सुरेश जी गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षक थे। उस समय उनका वेतन भी बहुत कम था। किसी तरह गृहस्थी चलती थी और उन्हीं पैसों में से बचाकर शहर में पढ़ाई कर रहे बेटे को उसका खर्च भेजते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेटा रवि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। इसी बीच पिता सुरेश जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए। उनके रिटायर्ड होने के कुछ ही वर्षों बाद बेटे को भी मुंबई शहर के एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसी दौरान रवि को उसी के ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई। रवि ने उस लड़की से शादी करने की बात जब अपने माँ बाप से कही तो पिता सुरेश जी इसके खिलाफ थे, पर रवि की माँ किसी तरह उसके पिताजी को राजी कर रवि के पसंद की लड़की से उसकी शादी करा दी। चूंकि नौकरी मुंबई शहर में ही थी, इसलिए शादी के बाद वे दोनों उसी शहर में शिफ्ट हो गए। समय गुजरता गया और रवि के माँ बाप भी बूढ़े होते चले गए। इसी बीच रवि को एक बेटा भी हुआ। रवि की माँ उसके पिताजी से बार बार कहती थी कि अपने पोते को देखने का बहुत मन हो रहा है। मेरे घर का कुलदीपक है मेरा पोता। अब तो आप रिटायर्ड भी हो चुके हैं, चलिए ना अपने बेटे बहू के पास मुंबई घूम आया जाए। हम लोगों का मन भी बहल जाएगा और पोते को भी देख लिया जाएगा। पर रवि के पिताजी यह कहकर बात को हमेशा टाल देते थे कि कहाँ जाओगी बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने। अब तो हमारे जीवन के कुछ ही वर्ष बचे हैं, वो भी यहीं रहकर काट लेंगे। वक्त गुजरता गया। एक दिन अचानक सुरेश जी के पेट में तेज दर्द होने लगा। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी। चूंकि घर पर सुरेश जी के देखभाल करने वाला उनकी पत्नी के सिवा और कोई नहीं था, इसलिए इस बार सुरेश जी के लिए बेटे के पास न जाने का कोई बहाना नहीं था। और इसी ऑपरेशन को कराने के लिए सुरेश जी और उनकी पत्नी शीला देवी अपने बेटे बहू के पास पहली बार मुंबई शहर पहुंचे हुए हैं, ताकि उनका ऑपरेशन भी हो जाए और बहू बेटे उनकी सेवा भी कर देंगे, जिससे वह फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। अभी बहू बेटे के साथ कुछ ही दिन गुजरे थे, लेकिन इतने ही दिनों में शीला देवी को अपने और अपने पति के प्रति बहू बेटे का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। पति पत्नी दोनों बाहर वाले कमरे में पड़े रहते थे। बेटा रवि अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त था कि अपने माँ बाप से बात करने का भी समय नहीं निकाल पाता था। और यदि कभी माँ उससे कुछ बात करना भी चाहे तो वह जवाब देता कि क्या माँ, आप तो सारा दिन घर पर खाली बैठी रहती हैं, पर मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे ऑफिस का भी बहुत सारा काम करना है। इस तरह बैठकर आपसे बात करके मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना, यह कहकर वह चला जाता था। दरअसल रवि के मन में उसके माता पिता के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके बहू ने ही जहर भर दिया था। शीला देवी अपने बेटे बहू के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थीं, पर वह मजबूर थीं। वो जाए भी तो कहाँ जाएं? अब तो शीला देवी अपनी किस्मत को ही कोस रही थीं और अपने पुराने समय को सोच रही थीं कि कितने सम्मान से जीते थे सुरेश जी। नौकरी करते हुए भी रवि के पिताजी अपने स्कूल और परिवार दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते थे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को भी समय दिया
ताकि वह एक अच्छा और सफल इंसान बन सके। इसके साथ ही अपने माता पिता से भी बहुत प्यार और सम्मान से बातें करते थे। अपने माँ बाबूजी की भावनाओं की भी कद्र करते थे। लेकिन हमारे बेटा बहू हमारी भावनाओं को समझना तो दूर, सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मजबूरी में शीला देवी खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक रसोई घर का सारा काम अकेले करती थीं। लेकिन फिर भी उनकी बहू हमेशा रवि से यही जताती थी कि घर का सारा काम वही करती है। ऑफिस में भी फोन करके उससे यह लगातार कहती रहती थी कि घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, ऊपर से बच्चों का एग्जाम भी सर पर है और आपके माता पिताजी की सेवा है वो अलग से। सारा दिन काम करते करते मैं थक जा रही हूँ। अब बहुत हो चुका, आप अपने माँ बाप को अपने गांव छोड़ दीजिए। वो लोग यहाँ रहेंगे तो मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगर मेरे बच्चे की परीक्षा अच्छी नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन सारी बातों से बहू अपने पति रवि पर हमेशा दबाव बनाए रहती थी। वह चाहती थी कि उसके सास ससुर जल्दी ही यहाँ से गांव चले जाएं। इधर शीला देवी भी अपने बहू के सभी कारनामों को अच्छी तरह जान चुकी थी, लेकिन अपने पति की तबीयत को देखते हुए अपने मुंह पर ताला लगाए हुए थी। यूं तो शीला देवी हर काम में बहू की मदद करती थी, परंतु बहू तो आए दिन अपने सास ससुर को घर से निकलवाने का कोई न कोई बहाना बनाकर उनके खिलाफ रवि को भड़काती रहती थी। रवि भी ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह अपनी पत्नी के इस खेल को समझ नहीं पा रहा था और अपने माँ बाप को ही दोषी मान बैठता था। चूंकि गांव में सुरेश जी का इलाज संभव नहीं था, इसलिए बहू के सारे प्रताड़नाओं को शीला देवी सहन कर रही थी ताकि किसी तरह से ऑपरेशन हो जाए और उनके पति स्वस्थ हो जाएं। शीला जी के कमर में हमेशा दर्द रहता था। इसके बावजूद भी वह कभी अपने बेटे से शिकायत नहीं करती थी। कभी कभी ज्यादा उदास हो जाती थी तो अपने पोते के साथ खेलने लगती, पर बहू को तो यह भी मंजूर नहीं था। दादी के साथ अपने बच्चे को खेलते देख बहू चिल्ला कर बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ भी लगाने की? मेरे बेटे की पढ़ाई बर्बाद करने पर लगी हुई हैं। चुपचाप अपने कमरे में ही पड़े रहिए। शीला देवी को बहू की ये कड़वी बातें बहुत बुरी लगती थीं। उन्हें ऐसा लगता था जैसे मानो उनका अपना ही जीवन उन पर बोझ बन गया हो। वो सोचने लगी कि मेरे पति बीमार क्या पड़े, मेरे साथ प्यार के दो शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं है। इधर सुरेश जी के ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने कुछ जांच करवाकर रिपोर्ट दिखाने के लिए कहा था, क्योंकि उनका ऑपरेशन 7 दिनों के बाद ही होना था। शीला देवी के कमर में इतना अधिक दर्द था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रविवार का दिन था, बेटे रवि की भी छुट्टी थी, इसलिए वह आज घर पर ही था। चूंकि शीला देवी के कमर में अत्यधिक दर्द था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी की रिपोर्ट दिखानी है। लेकिन बेटे ने झल्लाते हुए कहा, माँ एक ही तो संडे की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम परेशान करने लगती हो। ऑटो रिक्शा करके क्यों नहीं चली जाती? यह कहते हुए रवि ने मां को अस्पताल ले जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद जैसे ही शीला देवी हॉस्पिटल जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, तभी बहू की आवाज आई, अजी सुनते हो? मेरी दोस्त किरण से मिले महीनों हो गए, बहुत तेज धूप है, मुझे गाड़ी से किरण के घर छोड़ दो। रवि ने तुरंत कहा, ठीक है तुम तैयार हो जाओ, मैं छोड़ देता हूं। बेटे बहू की बात सुनकर शीला देवी की आंखें आंसुओं से भर गईं। कमर में दर्द होने के बाद भी वह लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकली और किसी तरह से उस कड़ी दोपहरी में ऑटो रिक्शा से रिपोर्ट दिखाने अस्पताल के लिए चल पड़ी। बेटा और बहू के होने के बावजूद भी शीला देवी सिर्फ 1 महीने में बेबस और लाचार हो चुकी थीं। हालांकि इलाज तो सुरेश जी के पेंशन के पैसों से ही चल रहा था, लेकिन फिर भी बेटे बहू ऐसे बर्ताव करते थे जैसे मानो वे दोनों उन पर एहसान कर रहे हों। एक दिन शीला देवी के पास उनके पति सुरेश जी के प्रिय दोस्त प्रशांत जी का फोन आया
कि वह शाम को सुरेश जी से मिलने आ रहे हैं। शीला जी बहुत खुश हुई कि चलो उनके आने से रवि के पिताजी का भी थोड़ा मन बहल जाएगा। शीला देवी ने रवि से कहा, बेटा तुम्हारे पापा के मित्र प्रशांत अंकल आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा नाश्ते का इंतजाम करना है। जो भी खर्च होगा वह अपने पापा के पैसों से काट लेना। इधर लंबे समय बाद सुरेश जी ने जब अपने परम मित्र प्रशांत जी के आने की खबर सुनी तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब यह बात बहू को पता चली तो वह अंदर ही अंदर जल उठी। शाम को प्रशांत अंकल रवि के घर पहुंचे। लंबे समय बाद उनसे मिलकर सुरेश जी और शीला देवी बहुत ही खुश हुए। शीला जी ने बहू से कुछ चाय नाश्ता बनाने को कहा, लेकिन बहू ने कुछ भी बनाने से साफ इनकार कर दिया। फिर शीला देवी ने जैसे तैसे लंगड़ाते हुए प्रशांत जी के लिए चाय नाश्ते बनाए। वह उनकी खातिरदारी की। प्रशांत जी से मिलवाने के लिए अपने बहू बेटे को शीला देवी ने आवाज लगाकर बुलाया और प्रशांत अंकल से मिलवाया। रवि को देखते ही प्रशांत अंकल बहुत खुश हुए और बोले, बेटा आज तुम जो भी हो वह अपने माँ बाप की बदौलत हो। तुम्हारे माँ बाप के बड़े उपकार हैं तुम पर, इनका एहसान जिंदगी में कभी मत भूलना। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप एक भगवान की तरह हैं, इनकी हमेशा सेवा करना बेटा। तुम्हारे जैसे बेटे को ऐसे माँ बाप मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। अब तुम्हारी बारी है इन्हें सुख देने की। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना बेटा। ये सारी बातें कहते हुए प्रशांत अंकल भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये सारी बातें उनके दिल से निकल रही थीं। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बहू उनकी बात काटते हुए बोली, अंकल जी बुरा मत मानना, ये कोई दुनिया के पहले माँ बाप नहीं हैं जो अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किए हैं। इन्होंने कुछ अलग नहीं किया। हर कोई अपनी औलाद के लिए इतना तो करता ही है। फिर रवि ने कहा, जी अंकल जी, मेरी पत्नी बिल्कुल सही बोल रही है, और वैसे भी हम अपने माँ बाप को खुश रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बेटे बहू की इन झूठी और कड़वी बातों को सुनकर शीला देवी की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह पति के दोस्त के सामने अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपके से अपनी आंसुओं को पल्लू से पोंछते हुए बोली, वैसे तो बेटा रवि हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता। माँ की इस बात को सुनकर बेटा क्रोधित हो उठा और बोला, माँ बस भी करो, मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक मत करो। तुम खुद ही अंकल से इन बातों को मुझसे बोलने के लिए कही होगी और अब भोली बन रही हो। बेटे रवि के इन कड़वी बातों को सुनकर शीला देवी रो पड़ी। वहीं बिस्तर पर पड़े पिता सुरेश जी को जैसे मानो बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पिता सुरेश जी का धैर्य जवाब दे गया और वह बोल पड़े कि जिस बेटे को इतने जतन से पाला पोसा, उसकी परवरिश में अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वही आज अपनी माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठा रहा है, वो भी अपने पत्नी के बहकावे में आकर। अरे तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें ऐसे मोह जाल में फंसा रखा है कि अब तुम्हें उसके सिवा और कोई नजर नहीं आता। उधर बाप बेटे की बहस को सुनकर बहू ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। और आखिर खुश क्यों ना हो, वह जो चाहती थी वही तो हो रहा था। दरअसल बहू ने चिकनी चुपड़ी बातें करके रवि को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। अब तो रवि अपनी पत्नी की हर बात को मानने लगा था। एक दिन जब रवि ऑफिस से घर लौटा तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी थी। बहू ने जब चेक किया तो देखा कि रवि को तेज बुखार था और पूरे शरीर में बहुत दर्द था। बहू ने जानबूझकर अपने सास ससुर को इस बात की खबर तक नहीं लगने दी और सारी रात रवि की सेवा करने का नाटक करती रही। सुबह जब माँ को पता चला तो वह रवि के पास गई और बोली, बेटा तूने बताया क्यों नहीं कि तेरी तबीयत खराब है? अगर पता होता तो मैं ऐसा काढ़ा बना कर देती कि तू एकदम से ठीक हो जाता। बचपन में भी तुम्हें यही काढ़ा बहुत फायदा करता था। माँ की इस बात को सुनते ही रवि ने उन पर व्यंग करते हुए बोला,
आप तो रात भर कुंभकर्ण की तरह सो गई थीं। आपको क्या लेना देना मेरी तबीयत से? वो तो बेचारी मेरी पत्नी ने रात भर जगकर मुझे दवाइयां दी, मेरे पैर दबाए, तब जाकर मैं कहीं सो पाया। बेटे की इस बात को सुनकर मानो शीला देवी का कलेजा फट गया। शीला देवी तेज स्वर में बोली, बेटा, दरवाजा बंद होता है तुम्हारा। तुम कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? वैसे तो तुमने सही कहा बेटा, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी सब कुछ है। हमने तो कभी तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। फिर पिता को नहीं रहा गया और वह रवि से बोले, बेटा, मैं तो सारा दिन ऑफिस के काम में लगा रहता था, लेकिन तुम्हारी माँ तो रात रात भर जाग कर तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें सूखी जगह पर सुलाकर खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी, लेकिन कभी उफ तक नहीं की। जब तुम्हारा एग्जाम होता था तो रात भर तुम्हारे साथ जागती थी तेरी माँ, तुम्हें समय समय पर रात भर चाय बना कर देती थी, तेरा सर दबाती थी ताकि तुम अच्छे नंबरों से पास हो सके। मैंने तो सिर्फ अपने पैसे खर्च किए थे, परंतु तुम्हारी माँ ने तो अपना दिन का चैन और रातों की नींद तक कुर्बान की तुझ पर। और बेटा, इतना ही नहीं, जिस लड़की से तूने अपनी शादी करने की बात की तो सभी लोग तेरे खिलाफ थे, लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रही और इसीलिए तू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सका। शादी के बाद भी तुम्हारी माँ ने तेरी पत्नी को अपनी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन उसने कभी भी तेरी माँ को अपनी माँ नहीं समझा। उसने तो बस तुझ पर ही अपना अधिकार जमाया और तुम्हें गुमराह करके अपने झूठे मोह जाल में फंसाया, और ऐसा करके धीरे धीरे वह तुझे हम लोगों से दूर लेकर जाती रही। तुम्हारी पत्नी के यह सारे खेल हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपने बेटे की परवरिश और दिए गए संस्कारों पर पूरा भरोसा था। लेकिन अब पता चला कि हम गलत थे। हमें नहीं पता था कि हमारे कलेजे का टुकड़ा हमसे इतनी दूर चला जाएगा कि एक दिन अपने माँ बाप की कुर्बानियों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। जिस माँ ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, स्वाभिमान के साथ इस समाज में तुम्हें जीने का हक दिया, उन सारे प्रयासों को तूने पल भर में ही खत्म कर दिया। रवि कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसकी बात काटते हुए उसके पिताजी ने कहा, बस, बहुत हो चुका। अब मैं अपनी पत्नी का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी खुशहाल जिंदगी मुबारक हो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ससुर जी के इस बात को सुनकर बहू चिढ़ गई और तुरंत ही बोली, जी पिताजी, आज आपने पहली बार अच्छी बात कही है, क्योंकि दूसरों के घर में नौकरों की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर में ही रहा जाए। बेटे ने भड़कते हुए कहा, हाँ हाँ जाइए, देर से ही सही, लेकिन आप लोगों से मुझे छुटकारा तो मिल जाएगा, वरना मैं तो सोच रहा था कि मैं ही आप लोगों को गांव ले जाकर छोड़ आऊं। बेटे और बहू की इन तीखी बातों को सुनकर माँ बाप अब और अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दोनों ने अपना सामान समेटकर आंखों से आंसू की दरिया बहाते हुए गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो बहुत रात हो चुकी थी। माँ बाप ने अपने घर का ताला खोला, अपने बैग नीचे रखे और बिना खाए पिए, मन में ढेर सारे दुखों को समेटे हुए वे दोनों एक गहरी निद्रा में सो गए। अगले दिन सुबह तो हुआ, पर वे दोनों अपने चीर निद्रा से नहीं उठ सके, क्योंकि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने दुखों से छुटकारा मिल चुका था। उन दोनों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। जैसे ही बेटे और बहू को यह बात पता चली, वे दोनों तुरंत दिखावा करने के लिए भागते हुए गांव आए और सारे क्रिया कर्म करने के बाद रवि ने घर को बेचने का फैसला कर लिया ताकि वह शहर जाकर आराम से रह सके। जैसे ही घर बेचने की खबर प्रशांत अंकल को लगी, वह तुरंत रवि के घर पहुंचे और रवि से बोले, बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर रवि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर प्रशांत अंकल ने कहा, बेटा, मुझसे नहीं बात करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन एक बात मेरी सुन लो। तुम्हारे पिताजी के कमरे में जो अलमारी है उसे खोलो
जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें बचपन से ही उस अलमारी को कभी हाथ क्यों नहीं लगाने देते थे? तभी अचानक से रवि को यह बात याद आई कि उसने कितनी बार इस अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा से पिताजी अलमारी नहीं खोलने देते थे और उसे डांटते हुए अलमारी के पास भी नहीं आने देते थे। रवि के मन में भी इस बात की इच्छा हुई कि जरा देखे तो कि आखिर उस अलमारी में ऐसा क्या था जो पिताजी मुझे खोलने नहीं देते थे। रवि ने जैसे ही अलमारी खोली, उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये कुछ जमीन जायदाद के कागज होंगे, लेकिन उन पेपर्स को पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होश उड़ गए। उस पर लिखा था कि आज से 29 साल पहले उन्होंने रवि को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। रवि का दिमाग झन्ना उठा और हाथ पैर में कंपकपी सी होने लगी। उसके शरीर में तो जैसे मानो जान ही नहीं रही। हाथ से पेपर छूटकर जमीन पर गिर गए। रवि की ऐसी हालत देखकर जब पत्नी ने पेपर उठाकर पढ़ा तो वह भी अचंभित रह गई। पिताजी ने अपनी सारी जायदाद और गहने बेटे और बहू के नाम कर दिए थे। अब तो रवि का सर शर्म से झुका जा रहा था कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। जिस आदमी ने मुझ जैसे अनाथ को कचरे से उठाकर मेरे माँ बाप का नाम दिया, इस समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया, मुझे एक नया जीवन देते हुए मेरी सारी खुशियों और इच्छाओं की खातिर अपनी खुशियों और इच्छाओं को त्याग दिया। ऐसे माँ बाप को कुछ करना तो दूर, उन्हें मैं कुछ दिन अपने घर में जगह भी नहीं दे सका और जलील करके उन्हें अपने घर से निकाल दिया। उन्हें मैं 2 वक्त के इज्जत की रोटी तक नहीं खिला सका। रवि इतना टूट चुका था कि आज वह अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इन सब घटनाओं से बहू थोड़ी देर के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर अपने को संभालते हुए रवि से बोली कि सही मायने में गुनहगार तो मैं हूं। मैं लगातार आपके मन में आपके माँ बाप के खिलाफ जहर भरती रही। जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक देवता समान अपने सास ससुर के साथ मैंने ये क्या कर दिया। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जो वक्त निकल जाता है वह फिर लौट कर नहीं आता। अब तो रवि के माँ बाप को वापस नहीं लाया जा सकता था। जब गांव के सभी लोग घर से चले गए तो रवि अपने माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे घुटने टेक कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि माँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझ जैसे अनाथ के लिए आप लोगों ने तो एक माँ बाप से भी बढ़कर फर्ज निभाया, लेकिन मैं ऐसा बदनसीब बेटा हूँ जो अपने भगवान रूपी माँ बाप के लिए एक बेटा होने का फर्ज भी नहीं निभा सका। माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे रोते रोते उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला कि काश तुमने हमें जीते जी यह सम्मान और थोड़ा सा प्यार दे दिया होता तो हम दोनों बड़े सुकून से मरते। खैर, अब जब तुम्हें अपने किए का एहसास हो चुका है तो हमें अपनी तपस्या का फल भी मिल गया है। अब हमें मुक्ति मिल जाएगी बेटा। इतने में रवि की अचानक नींद खुली तो देखा कि सामने तो कोई नहीं था। फिर उसे एहसास हुआ कि वह उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में ऐसे ही सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती थी। उसी क्षण रवि ने यह निर्णय लिया कि वह अब उस घर को नहीं बेचेगा, बल्कि वहीं पर एक वृद्ध आश्रम बनवाएगा और वहां रहने वाले वृद्ध लोगों की जीवन भर सेवा करेगा। तो दोस्तों, हमारे माँ बाप हमेशा से हमारी भलाई की बात सोचते रहते हैं, पर हम तरह तरह के अपने स्वार्थ और किसी के बहकावे में आकर न जाने कितने गलत व्यवहार अपने माँ बाप के साथ कर बैठते हैं। पर सब कुछ होने के बाद भी हर माँ बाप की अंतरात्मा से अपने बच्चों के लिए दुआएं ही निकलती हैं।
तो दोस्तों ये रही आज की हमारी कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी कहानियों से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट कहानियों के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।